देखें, अभी जो अपना लास्ट संडे को जो पेपर हुआ था, आज अपन उसका सॉल्यूशंस कर रहे हैं। करीबन 45 क्वेश्चन है पी ब्लॉक के, और जो अब अपना संडे को मेन आपको एल्केन पढ़ना है, और एल्कीन के अंदर एल्कीन प्रिपरेशन मेथड तक एग्जाम्स में आएगा। तो अपन पहले क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइड्स ऐसा है जो उभयधर्मी है। तो ध्यान रखें, आपको उभयधर्मी ऑक्साइड की दिमाग में टेबल याद करनी ही है कि इनमें से वो ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं जो उभयधर्मी है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, आप सबको पता है उभयधर्मी ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है कि वो ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करें, वो ऑक्साइड आपको पता है उभयधर्मी ऑक्साइड है। एनसीईआरटी में दो ऑक्साइड स्पेशली दे रखे हैं जो आपके दिमाग में रहने ही चाहिए। एक तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स और एक कौन सा है, आर्सेनिक का ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी में बोल्ड करके लिखा हुआ है कि ये ऑक्साइड्स कैसे हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। वैसे मैं आपको उभयधर्मी ऑक्साइड्स की टेबल बता चुका हूं। बेसन, बेसन, गाल, जीप पर, बेसन, गाल, जीप पर, आशिकी में। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बेसन गाल पे लगता है, लेकिन जीप पर तभी लगता है जब कहीं आशिकी हो जाती है। तो बेसन, गाल, जीप पर बेरिलियम के ऑक्साइड, टिन के ऑक्साइड, गैलियम के ऑक्साइड, एल्युमिनियम के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड, लेड के ऑक्साइड और आर्सेनिक के ऑक्साइड, ये ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड की प्रकृति बेसिक है। कार्बन डाइऑक्साइड अधातु का ऑक्साइड है, अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है। सिलिका अम्लीय ऑक्साइड होता है, और इसीलिए यहां पर क्या है, टिन ऑक्साइड इसका आंसर आता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड आपका टिन ऑक्साइड है। याद रखें अपने दिमाग में, तीन ऑक्साइड ऐसे हैं जो उदासीन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड और एक नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आप सब जानते हैं, सबको पता है, हंसाने वाली जो गैस है वो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों ऑक्साइड ऐसे हैं जो उदासीन ऑक्साइड की कैटेगरी में आते हैं। उदासीन का मतलब यह है कि ये ना तो अम्ल से रिएक्शन करते हैं और ना ही किससे करते हैं, क्षार से। सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ग्रेफाइट जैसी परतदार संरचना है, यानी कि ग्रेफाइट के समान ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट की संरचनात्मक समानता होती है, यानी ग्रेफाइट जैसे किसकी संरचना है। तो ध्यान रखना है कि जो बोरॉन नाइट्राइड है, बोरॉन नाइट्राइड जो है ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहलाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि इनमें से ऐसा कौन सा है जिसकी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसी मिलती जुलती है, तो आपको कहना है बोरॉन नाइट्राइड जो है इसकी स्ट्रक्चर ग्रेफाइट जैसी मिलती जुलती है, इसीलिए इसका आंसर क्या है, फोर्थ रहा। अब देखो, डाइबोरेन तो हो नहीं सकता। डाइबोरेन में तो आप सबको पता है बनाना बॉन्डिंग होती है। बोरॉन कार्बाइड है नहीं, बोरॉन है नहीं। जो बोरॉन नाइट्राइड है उसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है, ग्रेफाइट जैसी है, चद्दरनुमा है। इसके अलावा आप सबके दिमाग में एक अकार्बनिक बेंजीन भी रहना चाहिए कि इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन सा है। इनऑर्गेनिक बेंजीन तो आप सबको पता है B3, N3, S6, इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इसे ही बोरेजॉल या बोरेजीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल भी ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया, और यह पूछा गया कि इनमें से वो कौन सा लुईस अम्ल है जिसकी अम्लीयता सबसे ज्यादा है। जो बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स हैं, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड हो, बोरॉन ट्राई क्लोराइड हो, बोरॉन ट्राई ब्रोमाइड हो या बोरॉन ट्राई आयोडाइड हो। ये क्वेश्चन इस साल भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, और जनरली पूछा ही जाता है। आपको 4 या 3 लुईस अम्ल दे दिए जाते हैं जिसमें बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स दिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि इनमें सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा है। अब आप सबको पता है, जैसे हम BF3 की ही बात करें, अगर आप BF3 की स्ट्रक्चर को बनाकर देखें तो BF3 के अंदर आप सबको पता है इस बोरॉन के अंदर आपको वैकेंट p ऑर्बिटल मिलेगा,
और आप सबको पता है जिनके अंदर रिक्त पी कक्षक पाए जाते हैं या जिनमें रिक्त कक्षक पाए जाते हैं वो लुईस अम्ल का काम करते हैं। सर अम्ल क्या होता है? अम्ल वो होता है जो लॉन पेयर को कहता है आजा मेरे पास, तू मेरे पास आजा, लॉन पेयर आजा। जो लॉन पेयर को ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्योंकि BF3 आपको पता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, इसमें बोरॉन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है और जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब लुईस अम्ल का काम करते हैं। इसीलिए BF3, BCl3, BBr3, Bi3 ये सारे के सारे लुईस एसिड की कैटेगरी में आते हैं। अब प्रश्न उठा कि सर इसमें p वैकेंट कैसे है? आप सबको पता है बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। अब यहां हमें दिखाई दे रहा है कि जो बोरॉन है इसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। उस चक्कर में ये जो 2s2 2p1 में 2s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर किस में चला जाता है? 2p में चला जाता है। और इसके अंदर बोरॉन का ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये फ्लोरीन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेता है। और ऐसा करने के बाद भी बोरॉन के संयोजी कोष में केवल 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस है, और जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस है आप सबको पता है वो लुईस एसिड होता है। अब प्रश्न उठा कि इनके अंदर BF3 जो है वो सबसे कम लुईस एसिड क्यों है? वैसे तो ऐसा होना चाहिए कि सर्वाधिक लुईस अम्ल BF3 होना चाहिए, लेकिन इन सब के अंदर सबसे कम लुईस एसिड BF3 क्यों है? क्योंकि BF3 के अंदर बैक बॉन्डिंग पाई जाती है। आप सबको पता है इस फ्लोरीन के पास पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, इस फ्लोरीन के पास 3 जोड़ी लॉन पेयर प्रेजेंस है, इसके पास पूर्ण भरा हुआ कक्षक है, तो इसका पूर्ण भरा हुआ कक्षक और इसका खाली कक्षक आपस में ओवरलैपिंग कर लेता है। याद करें, या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर किसी परमाणु के पास, जैसे इस परमाणु के पास खाली कक्षक है और ये जो पास वाला परमाणु है इसके पास अगर लॉन पेयर अवेलेबल है, तो ये लॉन पेयर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बोरॉन के पास खाली कक्षक है, फ्लोरीन के पास आपको दिख रहा है लॉन पेयर अवेलेबल है, इसके पास p ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है, जबकि इसके अंदर p ऑर्बिटल खाली है। बैक बॉन्डिंग की घटना होगी, और बैक बॉन्डिंग तब ज़्यादा आसानी से होती है जब एनर्जी लेवल लगभग कैसा होता है? समान होता है। बोरॉन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p में है, और फ्लोरीन के अंदर ये जो लॉन पेयर होते हैं ये भी 2p में अवेलेबल होते हैं। जब एनर्जी लेवल सेम होता है तो बैक बॉन्डिंग आसानी से हो जाती है, लॉन पेयर इजीली पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, ये जो बोरॉन है इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, 2 4 6 और 2 8, और ऑक्टेट पूरा होते ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। यही कारण है कि BF3 इन सब में सबसे कम लुईस एसिड होता है। अब BCl3 के अंदर भी होने को तो बैक बॉन्डिंग मिलेगी, लेकिन बैक बॉन्डिंग उसमें कम मिलती है। उसका कारण क्या है? बोरॉन तो 2p एनर्जी लेवल का है, और क्लोरीन के अंदर जो लॉन पेयर अवेलेबल है वो 3p ऑर्बिटल्स में है। दोनों के बीच में जब एनर्जी डिफरेंस होने लग जाता है, एक का 2p ऑर्बिटल है, दूसरे का 3p ऑर्बिटल है, तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ने के साथ साथ बैक बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो BF3 में इजीली बैक बॉन्डिंग हो जाने के कारण इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होती है, इसीलिए इसमें लुईस अम्लीयता गुण कम होती है। इससे ज़्यादा BCl3 में होती है, और सबसे ज़्यादा किस में होगी? BBr3 में होगी। सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो क्लोरीन है उसकी बोरॉन को लॉन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी। समझ में आ गया होगा कम क्यों होगी? क्योंकि इसका तो एनर्जी लेवल 2p है और क्लोरीन का एनर्जी लेवल 3p है। ब्रोमीन के अंदर ब्रोमीन की बोरॉन को देने की लॉन पेयर की टेंडेंसी और भी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बोरॉन के अंदर तो वैकेंट ऑर्बिटल 2p में है, जबकि ब्रोमीन के अंदर ये जो फुलफिल्ड ऑर्बिटल है वो 4p में है। तो एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बैक बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो BF3 में आसानी से बैक बॉन्डिंग हो जाने के कारण इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। यही कारण है कि सबसे कम लुईस अम्लीयता BF3 में होगी, BF3 से ज़्यादा BCl3 में होगी, और BCl3 से ज़्यादा किस में होगी? BBr3 में होगी। वेरी गुड, सभी ने सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सल्फर सल्फर बंध इसमें से किस आयन में प्रेजेंस है? ये क्या गांठ, 1 मिनट हो गया, 1 मिनट सही दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा।
अब देखें अगला जो क्वेश्चन है, इनके अंदर ये पूछा गया है कि आखिरकार किसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड इनमें से किस आयन में प्रेजेंस है। अब देखो, कल मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी, याद हो तो मैंने एक नाम बोला था ओलियम, याद हो तो मैंने कहा था सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको मैंने कहा था ओलियम, और मैंने कहा था इसे ही परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। तो अगर आप परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर देखें तो परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल की ये स्ट्रक्चर होती है। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ये स्ट्रक्चर आपकी ओलियम की है। आप देख सकते हैं H2S2 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया क्या एक बार, हाँ एक और नहीं आएगा, सॉरी परऑक्सी है ना, रुको एक बार, हाँ सुनो क्या अपने एक को ज़्यादा बना दिया ना सर, 1 2 3 4 5, हाँ एक वो एक्स्ट्रा बन गया। सही है, सही है ना बेटा, अरे बता तो दो सही है क्या, ऑक्सीजन 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये स्ट्रक्चर आपकी H2S2O7 की है। अब H2S2O7 में क्या है, 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंस है, तो ये H+ आयन देगा। जब ये H+ आयन देगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे जाएगा, और यहाँ इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ऐसे ही इसमें होगा, ये वाला बॉन्ड हटेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे जाएगा, ऑक्सीजन को। ये स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरी स्ट्रक्चर है वो है S2O7-2 की। S2 1 2 3 4 5 6 और 7, S2O7-2 की। तो जिनके अंदर भी H2O7-2 है, जैसे इसमें है, इसमें है और इसमें है, ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी सल्फर सल्फर बॉन्डिंग नहीं है, तो मेरा जो आंसर है वो चौथा ही होगा, पहली बात तो। अब अगर मेरे पास अब 2 स्ट्रक्चर बनी, एक तो है थायोसल्फेट आयन और एक है टेट्राथायोनेट आयन, इसे बोलते हैं थायोसल्फेट आयन और इसे बोलते हैं टेट्राथायोनेट आयन। अगर मैं इन दोनों की स्ट्रक्चर देखूं तो देखो कैसी है। थायोसल्फेट की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, सल्फर O-, O-, डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर आपकी S2O3-2 की है, जिसे आप सब थायोसल्फेट आयन कहते हैं, और इसमें सल्फर और सल्फर के बीच में बॉन्ड है। दूसरी स्ट्रक्चर आपके पास S4O6-2 की है, जिसे टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं। 1 सल्फर 2 सल्फर 3 सल्फर 4 सल्फर, कितने ऑक्सीजन सेट करने हैं, 3 यहां सेट कर लो और 3 यहां सेट कर लो। सबको समझ में आ गया होगा। S4O6-2, जिसे आप टेट्राथायोनेट आयन कहते हैं, इसके अंदर सल्फर सल्फर लिंकिंग है, और साथ ही साथ थायोसल्फेट के अंदर भी सल्फर सल्फर लिंकिंग है, इसीलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 क्या है। अगला क्वेश्चन, आप सबको बता चुका कि जो हमारे हैलोजेंस हैं उनकी बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर आप सबको याद रखना है। वैसे तो हमें पता है, अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वैसे हमारे दिमाग में एक बात ये रहती है कि जो बड़ा बॉन्ड है वो जल्दी टूटता है। आयोडीन का बॉन्ड बड़ा बॉन्ड है, I2 के बीच में, आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड बड़ा है। समझ में आ रही बात, बड़ा बॉन्ड है तो ये जल्दी टूटेगा, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी F2 की होनी चाहिए। लेकिन F2 में आप सबको पता है, यहाँ फ्लोरीन पर 3 जोड़ी लोन पेयर पाए जाते हैं, उनमें आपस में रिपल्सन लगता है, और उस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है। जबकि होना ये चाहिए था कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो हेलोजेंस की बॉन्ड एनर्जी का जो रिजल्टिंग ऑर्डर आता है वो आता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है क्लोरीन की, फिर बॉन्ड एनर्जी होती है ब्रोमीन की, उससे कम बॉन्ड एनर्जी होती है फ्लोरीन की, और उससे कम बॉन्ड एनर्जी होती है आयोडीन की। इसको तो आपको याद करना है,
इसको MTR ही करना पड़ेगा, मुझे तो रटना ही पड़ेगा, ये याद ही मुझे रखना पड़ेगा। तो ऐसा ऑप्शन होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसीलिए फिफ्थ का आंसर थर्ड रहा। वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? अब आप सबको पता है जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ये स्ट्रक्चर, ये आपका जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड है। जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड के लिए कौन सा कथन गलत है कि इसके अंदर 4 जो पाई बॉन्ड बनते हैं, 1, 2, 3 और 4, ये पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बनते हैं। आपको पता है पाई बॉन्ड 2 तरीके से बनते हैं, एक तो पी पाई ओवरलैपिंग से, और एक पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बनते हैं। जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड के अंदर ये जो 4 पाई बॉन्ड बने हैं वो पी और डी की ओवरलैपिंग से बने हैं। सर कैसे बने हैं? जीनॉन आप सबको पता है जीनॉन इनर्ट गैस है और इसका विन्यास होता है 5s2 5p6। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो ये जीनॉन टेट्रा ऑक्साइड है, आपको दिखाई भी दे रहा है कि इसके अंदर 4 सिग्मा बंध है, अतः इसके अंदर संकरण sp3 होगा, यानी संकरण में 1 s और 3 p क्या करेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहां पर मुझे 4 क्या करने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड या मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, तो इसीलिए मेरे पास कम से कम कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। या अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां मुझे टोटल 8 बॉन्ड बनाने हैं, और जितने बॉन्ड मुझे बनाने होते हैं उतने ही मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। यहां मुझे 8 बॉन्ड बनाने हैं, तो पहली बार मैं क्या करूंगा, इसको एक्साइट करके यहां पहुंचाऊंगा, दूसरी बार मैं इसको एक्साइट करके यहां पहुंचाऊंगा, तीसरी बार इसको एक्साइट करके यहां पहुंचाऊंगा, और चौथी बार इसको एक्साइट करके यहां पहुंचाऊंगा। आगे समझ में? पहले सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो इन चारों से तो बन गए सिग्मा बॉन्ड। कैसे बनेंगे? ये जो चारों हैं ये संकरण में भाग लेंगे और 4 sp3 संकृत कक्षक बना देंगे, और वो जो 4 sp3 संकृत कक्षक बनेंगे वो ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। आगे समझे? और ये जो बच गए 4, ये जो 4 डी बच गए, ये ऑक्सीजन के p कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड तो इनसे बन गए, अब पाई बनने हैं। तो आप सबको पता है जीनॉन के अंदर तो डी में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और ऑक्सीजन के अंदर तो आपको पता है पी में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि बॉन्ड बनाने में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर इसका अनपेयर्ड ले रहा है तो ऑक्सीजन का भी क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड ही होना चाहिए, और ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में प्रेजेंस है। इसीलिए 4 इसमें जो ये पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बनेंगे। 4 जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं वो sp3, 4 sp3 संकृत कक्षक बनेंगे, वो ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करके 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। sp3 इसमें संकरण है, इसीलिए इसकी शेप टेट्राहेड्रल होगी, इसीलिए चौथा आंसर सही नहीं है कि इसकी शेप स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकती। स्क्वायर प्लेनर तो तब होती जब ये इस पर dsp2 संकरण होता। p4O10 के अंदर कितने ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम है? तो अब आपको p4O10 की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। p4 1 2 3 और 4, हर फास्फोरस के बीच में ऑक्सीजन लगा दीजिए। इस फास्फोरस को इस फास्फोरस से ऑक्सीजन से जोड़िए, इस फास्फोरस को इस फास्फोरस से भी ऑक्सीजन से जोड़िए। ये स्ट्रक्चर p4O6 की है, और जब p4O10 बनाना होता है तो ये स्ट्रक्चर आप सबको पता है p4O10 की है। अब यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन है 2 फास्फोरस को जोड़ रहा है, ये ऑक्सीजन है 2 फास्फोरस को जोड़ रहा है, ये ऑक्सीजन 2 फास्फोरस को जोड़ रहा है, ये ऑक्सीजन 2 फास्फोरस को जोड़ रहा है, ये ऑक्सीजन 2 फास्फोरस को जोड़ रहा है, और ये ऑक्सीजन भी 2 फास्फोरस को जोड़ रहा है। इसीलिए p4O10 में ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम कितने मिलते हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलियम के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है क्यों? आप सबको पता है बैंगन आलू गाजर इन थैला,
बोरॉन परिवार का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP1। संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। लेकिन जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो पी ब्लॉक के तत्वों में अक्रिय युग्म प्रभाव पाया जाता है। पी ब्लॉक के तत्वों में लैंथेनाइट संकुचन के कारण ये जो NS के इलेक्ट्रॉन हैं ये बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं, जिसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक का कैरेक्टर होता है। और यही कारण है कि जो आपका ये थैलियम है इसके अंदर ये जो अक्रिय युग्म प्रभाव, नाम से ही पता चल रहा है अक्रिय युग्म प्रभाव, कि एक पेयर ऐसा होगा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा। तो होता क्या है कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण ये जो NS वाले इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे जाने पर बंध बनाने में भाग लेना बंद कर देते हैं, जिसे अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। इसीलिए जो आपका थैलियम है इसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है? +1। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि थैलियम के अंदर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों मिलती है, क्योंकि इसके अंदर अक्रिय युग्म प्रभाव पाया जाता है। बिल्कुल सही है अनुष्का बेटा। एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, अगर आप एल्युमिनियम के क्लोराइड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी ये जो आपका AlCl3 है इसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंस है p ऑर्बिटल, अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो होगा क्या? ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एल्युमिनियम पर कैसा? नेगेटिव। ऑक्सीजन किससे खींचेगा? हाइड्रोजन से। आया समझ में? और इस एल्युमिनियम पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। एल्युमिनियम कभी भी नहीं चाहता कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे। ये जो क्लोरीन है वो क्लोराइड की फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो AlCl3 का आप जब जल अपघटन कराएंगे तो एक एक करके ये तीनों Cl हट जाएंगे और यहाँ तीनों पर एक एक OH जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर अगर आप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वापस हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो उस स्थिति में ये टेट्रा, ये वाली स्ट्रक्चर इसके अंदर बन जाएगी। एसिडिक जब मीडियम होता है, पानी का एक्सेस होता है, और तब आप एल्युमिनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर AlH2O6+3 मिलती है। सबको पता है कि जो एल्युमिनियम क्लोराइड है इसके अंदर डायमर बनाने की टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो AlCl3 वेपर स्टेज के अंदर Al2Cl6 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एल्युमिनियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर CCP पैकिंग पाई जाती है, और जिनमें CCP पैकिंग पाई जाती है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं होता। यही कारण है कि इसका आंसर 4 रहा। डाइबोरेन के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। डाइबोरेन की स्ट्रक्चर सबको पता है, इस तरह की होती है। ये स्ट्रक्चर आपकी डाइबोरेन की है। पहला पॉइंट, 4 डाइबोरेन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु, ये वह 2, मतलब 4 टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु, वह ये जो बोरॉन है, 2 बोरॉन, ये एक ही तल में रहते हैं। बिल्कुल सही है। ये तो ये बोरॉन, जैसे ये एक ही तल में रहते हैं, और ये जो हाइड्रोजन, ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन है वो इस तल में नहीं रहता, ये यूं रहता है। तो इसने कहा कि डाइबोरेन में 4 टर्मिनल हाइड्रोजन परमाणु व 2 बोरॉन परमाणु एक ही प्लेन में रहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, यहां 2, आपको पता है यहां 2 सेतुनुमा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अंदर 2 आपको पता है बनाना बॉन्डिंग है इनके अंदर। तीसरा, सभी 6 BH जो बॉन्ड है वो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही बात नहीं है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 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 लेकिन ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे आप सब लोग कदली बॉन्डिंग कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर 3rd रहा। और दोनों बोरॉन परमाणु के अंदर जो संकरण मिलता है वो कौन सा मिलता है? sp3 मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, आप सबको पता है ये कार्बन परिवार है। काशी गए शंकर प्रभु। विन्यास आप सबको पता है कार्बन परिवार का NH2NP2।
अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण NS के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेंगे। ऊपर से नीचे आओगे तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने लगेगी, और नीचे से ऊपर जाओगे तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होने लगेगी। तो सबसे ज़्यादा +4 स्टेबल होगा सीलियम प्लस ये सिलिकॉन +4 का, उससे कम होगा जर्मेनियम +4 का, उससे कम होगा टिन +4 का, और सबसे कम जो +4 स्टेबल होगा वो लेड +4 का होगा, क्योंकि लेड +4 से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? लेड +2। कार्बन परिवार की बात करें तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ तत्वों के गुणधर्म में कौन सा कथन सही है? कार्बन परिवार की बात कर रहा है काशी गए शंकर प्रभु। इनके धात्विक लक्षणों में कमी आती है, बिल्कुल गलत है। आपको पता है धात्विक लक्षण तो आकार पर निर्भर करते हैं, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो धात्विक लक्षण तो बढ़ेंगे। हाँ, ये बात सही है कि अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण कार्बन परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +4 की बजाय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने लगती है। इनके आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है, गलत बात है। ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी। और उनके परमाणविक आकार में तो आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर वृद्धि होती है। जर्मेनियम 2 यौगिक प्रबल अपचायक है, जबकि लेड +4 यौगिक प्रबल ऑक्सीकारक है। क्यों? यह कह रहा है काशी गए शंकर प्रभु। अब यह कहता है ये जर्मेनियम +2 है, यह अपचायक है। उसका कारण है कि जर्मेनियम +2 में क्या है? जर्मेनियम +2 और जर्मेनियम +4 में जर्मेनियम +4 ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जर्मेनियम +2 किसका काम करता है? अपचायक का काम करता है। लेकिन अभी अभी मैंने बताया लेड +4 और लेड +2 में अक्रिय युग्म प्रभाव होने के कारण लेड +4 से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? लेड +2 होता है। अपचायक वो होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, और ऑक्सीकारक वे होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि जो जर्मेनियम सेकेंड है वो अपचायक है, जबकि लेड +4 आपका ऑक्सीकारक है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि लेड जर्मेनियम की अपेक्षा वैद्युत धनी है नहीं, आयनन विभव से कोई लेना देना नहीं है। लेड +2 व लेड +4 की आयनिक त्रिज्या से कोई लेना देना नहीं है। लेड के अंदर अक्रिय युग्म प्रभाव जर्मेनियम से ज्यादा होता है। आगे समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, SiCl6-2 अज्ञात है, क्यों? उसका कारण क्या है? SiCl6-2 क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि यहां आप सबको दिख रहा है Si+4 है। Si+4 का जो आकार है वो कैसा है? छोटा है, और उसके ऊपर आप 6 क्लोराइड आयन नहीं रख सकते। अगर 6 क्लोराइड आयन रखोगे तो उनके अंदर जबरदस्त क्या होने लगेगा? वांडरवाल रिपल्सन होने लगेगा, जबरदस्त स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने लगेगी। तो SiCl6-2- क्यों ज्ञात नहीं है? 6 बड़े क्लोराइड आयन आकार के कारण छोटे Si+ के चारों ओर क्या नहीं हो पाते? स्थित नहीं हो पाते। आ गया समझ में? वर्ग 15 के हाइड्राइड किस प्रकार निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं? वर्ग 15 के हाइड्राइड निम्न प्रकार से क्रिया करते हैं। अब वर्ग 15 के हाइड्राइड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन परिवार। और आप सबको पता है कि जो अमोनिया है, फास्फीन है, ये सब किसका काम करते हैं? लुईस क्षार का काम करते हैं। नाइट्रोजन कौन से परास की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है? पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर जो ऑक्सीकरण अवस्था की जो परास होती है वो होती है n से n-8। n इनके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, इसीलिए इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर -3 से कहां तक मिल सकता है? +5 तक मिल सकता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन जो परिवार है या जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर की जो परास होती है वो n से n-8 के बीच में होती है। n का मतलब यहाँ संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या से है। नाइट्रोजन परिवार जो है उसके संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए इसकी जो परास है वो -3 से कहाँ तक हो सकती है? +5 तक हो सकती है। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा।
समझ में आ रहा है तो एक बार सभी लोग थंब मार दें, लाइव वाले थंब मार दें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्राइड ऐसा है जो प्रबल अम्ल है? एक तो है वाटर, एक है H2S गैस, एक है सेलेनियम हाइड्राइड और एक है टेल्यूरियम हाइड्राइड। तो सबको समझ में आ गया होगा ये वाला बॉन्ड बड़ा है, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, यही कारण है कि टेल्यूरियम हाइड्राइड इन सब में सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। पानी से ज़्यादा अम्लीय बेटा H2S गैस है, H2S गैस से ज़्यादा अम्लीय सेलेनियम हाइड्राइड है, सेलेनियम हाइड्राइड से ज़्यादा अम्लीय टेल्यूरियम हाइड्राइड है। रीज़न समझ में आ गया होगा, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटता है। यहाँ वर्ग 16 के हाइड्राइड दे रखे हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है। H2O, H2S, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड। लिखते ही समझ में आ जाना चाहिए। हमें यह पता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच में कौन से फोर्स है। अगर अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस अणु का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? पानी का है। जबकि H2S, सेलेनियम हाइड्राइड और टेल्यूरियम हाइड्राइड के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बल्कि इनके अणुओं के बीच में वान डेर वाल फोर्सेज है, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उसके अंदर वान डेर वाल फोर्सेज ज़्यादा होते हैं, और जिसका वान डेर वाल फोर्सेज ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा वाटर में, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट होगा टेल्यूरियम हाइड्राइड का, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आएगा सेलेनियम हाइड्राइड का, और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा? H2S का होगा। ऐसा ऑप्शन आपके पास थर्ड है। समझ में आ गया होगा। वर्ग 16 के हाइड्राइड का थर्मल स्टेबिलिटी आपको बतानी है आरोही क्रम में। आरोही का मतलब पहले उसकी थर्मल स्टेबिलिटी लिखनी है जो सबसे कम है। आपको पता है जो टेल्यूरियम हाइड्राइड है उसका बॉन्ड बड़ा है, इसीलिए उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो सबसे कम टेल्यूरियम हाइड्राइड की, उससे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी सेलेनियम हाइड्राइड की, उससे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी H2S की, और सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी H2O की होगी। सबको रीज़न समझ में आ गया होगा। अभी अभी बताया था ये ऑक्सीजन परिवार है, और जो टेल्यूरियम और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बड़ा बॉन्ड है और थोड़ी सी एनर्जी मिलती ही टूट जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी और ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? N2O5 की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये है, कोवैलेंसी का मतलब होता है कि ये कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। तो आपको दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसीलिए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। और अगर आप इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखेंगे तो नाइट्रोजन के अंदर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 5 आएगा। 2x - 10 बराबर 0, 2x बराबर 10, तो यहाँ x बराबर क्या आएगा? +5, इसीलिए इसका आंसर क्या रहा? सेकंड। यहां हमसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टीबीन के बीच में। अभी अभी बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करता है अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स है, और अमोनिया के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और इन तीनों के अंदर अगर हम बात करें तो Sb(H3) का बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज़्यादा होगा क्योंकि चाहे फास्फीन हो, चाहे आर्सीन हो, चाहे स्टीबीन हो, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है। इनके अणुओं के बीच में तो वान डेर वाल फोर्स है, जिसका वान डेर वाल फोर्स ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। और इन सब के अंदर मॉलिक्यूलर मास Sb(H3) का ज़्यादा है, उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड का ज़्यादा है, और उसके बाद फास्फीन का सबसे कम है। आंसर हमारा ये होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है। एक्सेप्शन है कि Sb(H3) और अमोनिया के अंदर Sb(H3) का जो मॉलिक्यूलर मास है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसका वान डेर वाल फोर्स
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रखता है। एक्सेप्शन है, प्रायोगिक रूप से देखा गया है अमोनिया और SbS3 में जो सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अमोनिया की तुलना में किसका है, SbS3 का है, ये एक्सेप्शन है। तो SbS3, अमोनिया, आर्सीन एंड फास्फीन। एल्युमिनियम AlF6-3 बनाता है लेकिन बोरॉन BF6-3- नहीं बनाता। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि एल्युमिनियम की कोवैलेंसी 6 तक हो सकती है। एल्युमिनियम में रिक्त डी कक्षक होने के कारण वो 6 तक बॉन्ड बना सकता है और जो बोरॉन है उसमें रिक्त डी कक्षक नहीं होने के कारण उसकी कोवैलेंसी 4 होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कारण भी सही है कि BF3 जल अपघटित होकर HbF4 यौगिक देता है, ये बात ठीक है। कैसे ठीक है? अगर आप BF3 का जल अपघटन कराते हैं तो बोरिक एसिड बनता है। अभी भी बताया था कि जब आप बोरॉन ट्राईहैलाइड या एल्युमिनियम के ट्राईहैलाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये तीनों फ्लोरीन हट जाते हैं और यहाँ 3 OH आ जाता है, ये आपका बोरिक एसिड बन जाता है। और ये जो 3 फ्लोरीन इसके 3 H से रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, 3HF बना लेते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुका जो रिएक्शन चलती है वो डेल्टा डेल्टा टाइम में चलती है। ऐसा कभी नहीं होता कि सारे BF3 सारे जल से रिएक्शन कर ले। शुरू में डेल्टा डेल्टा टाइम में जैसे आपने 1 मोल BF3 लिया तो उसमें से थोड़े से BF3 पानी से रिएक्शन करके बोरिक एसिड और HF बनाते हैं। अब जो बचे हुए BF3 हैं वो इस HF के साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना लेते हैं 3H+ BF4-। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो ये 3HF से 3HF कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन के आई 4BF3 + 3H2O बोरिक एसिड 3H+ और 3BF4-, या मैं ये कह सकता हूं HbF4 बनता है। तो ऐसा नहीं है कि BF3 का आप हाइड्रोलिसिस करें तो बोरिक एसिड तो बनता है, साथ में HbF4 भी बनता है। इसीलिए कारण वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता। सही एक्सप्लेनेशन तो ये होता कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। PbI4 नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है। लेड आयोडाइड PbI4 नहीं मिलेगा, क्योंकि PbI4 इसीलिए नहीं मिलेगा, हाँ PbI4 नहीं मिलेगा, PbI2 मिलेगा। रीजन आपको पता है, लेड +4 से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, लेड +2। ठीक है। अब ये कहता है PbI4 नहीं पाया जाता, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रारंभिक रूप से जब लेड आयोडीन बंध के निर्माण के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है वो 6s2 इलेक्ट्रॉन को अयुग्मित करने के लिए क्या नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती। समझेंगे कि लेड का विन्यास है 6s2 6p2, लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण आपको पता है जो 6s के इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे एक्साइट होकर कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाते, 4 नहीं कर पाते। यही तो बता रहे हैं कि जो लेड है इसका विन्यास 6s2 6p2 है, लेकिन आपको पता है अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो आगे क्या नहीं होते, एक्साइट नहीं हो पाते। तो वो कहता है PbI4 नहीं बनता, क्योंकि Pb और I बॉन्ड जब बनता है उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो 6s2 इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। उसके कारण एक जो इलेक्ट्रॉन है वो उच्च कक्षक में उत्तेजित नहीं हो पाते, जिसके कारण लेड परमाणु कितने मतलब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लेड परमाणु में नहीं होते। आई बात समझ में? कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 2 ही मिलते हैं, इसीलिए 2 ही बॉन्ड बनाता है। रीजन समझ में आ गया होगा, ऐसा कौन से कारण है, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। SiF6-2 का अस्तित्व होता है, और अगर आप देखेंगे तो इस SiF6-2- में संकरण कौन सा मिलता है, sp3d2 मिलता है। बिल्कुल मिलता है। कैसे? सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है,
और 6 की 6 ने बॉन्ड बना लिया फ्लोरीन के साथ। तो अगर आप सिग्मा बंधों की संख्या देखोगे तो 6 निकल के आएगी, स्टेरिक नंबर 6 निकलेगा और स्टेरिक नंबर 6 निकलेगा, तो हमें पता है संकरण sp3d2 निकलता है। तो ये SiF6-2 का अस्तित्व है। संकुल में सिलिकॉन का संकरण sp3d2 है। कथन और कारण दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता कि SiF6 इसीलिए बनता है क्योंकि इसके अंदर वैकेंट क्या प्रेजेंस होते हैं, d ऑर्बिटल्स प्रेजेंस होते हैं। R3PO पाया जाता है, बिल्कुल फास्फोरस की वैलेंसी 5 तक हो सकती है, पता है हमें। लेकिन R3NO नहीं बनता, बिल्कुल सही है, R3NO नहीं बन सकता क्योंकि नाइट्रोजन की तो मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन में D-P बंधन नहीं पाया जाता क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होते, डी कक्षक नहीं होते, और नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है वो कभी भी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि उसमें क्या नहीं मिलते, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं मिलते। तो इसीलिए कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कथन कारण की क्या है, सही क्या करता है, व्याख्या करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। Al2O3 जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, और उभयधर्मी ऑक्साइड इसीलिए है क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर लेते हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा समतलीय है? अगर आप डायरेक्ट मैं बता देता हूं, इसका आंसर जीनॉन टेट्राफ्लोराइड आएगा, क्योंकि जीनॉन टेट्राफ्लोराइड की स्ट्रक्चर आप सबको पता है, ये होती है। आगे होगा समझ में? निम्न में से किस सक्रिय गैस का द्रवीकरण करने पर व्यवहार असामान्य है? एक्चुअल में क्या है, जीनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है ना, तो जैसे अपना पानी बहता है ना, ऐसे ही बहता है। लेकिन जो हमारा हीलियम है ना, ये जो बहता है, ये एक्चुअल में सुपर फ्लूइड लिक्विड है। उसका कारण यह है कि जो हीलियम है उसके अंदर जो शांता है वो 0 मिलती है। आपको पता है कोई भी लिक्विड जब बहता है ना तो उसके प्रवाह में बाधा आती है, उसको शांता कहते हैं। तो जो हीलियम एक्सेप्शन है, वो जब बहता है ना तो वो सुपर फ्लूइड लिक्विड है, वो आराम से खूब बहता है। क्यों बहता है वो इजीली? उसका कारण क्या है, इसकी जो शांता होती है वो क्या पाई जाती है, 0 होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में NCl5 संभव, किंतु मतलब क्वेश्चन यह है कि जो नाइट्रोजन है वो NCl3 तो बनाता है लेकिन NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस PCl3 और PCl5 दोनों ही बना लेता है। रीज़न आपको पता है कि फास्फोरस है उसमें खाली डी कक्षक उपस्थित है लेकिन नाइट्रोजन में नहीं है। यहां आप सबको पता है कि थर्मल स्टेबिलिटी HI की सबसे कम होगी। हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बड़ा बॉन्ड है, बड़ा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी HF की। थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा HF की, उससे कम HCl की, उससे कम HBr की, और उससे कम HI की। यहां आपको चार आपको ऑक्सी एसिड्स दे रखे हैं, HClO, HClO2, HClO3 और HClO4। आपको पता है HClO4 पर क्लोरिक एसिड है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आता है। इसे हाइपोक्लोरस अम्ल, इसे क्लोरस अम्ल, इसे क्लोरिक अम्ल और इसे पर क्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल, क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक अम्ल। केंद्रीय परमाणु पर जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर आता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होती है। यहाँ अगर आप देखोगे तो क्लोरीन पर +1, यहाँ +3, यहाँ +5 और यहाँ +7 आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है। 3ClO ClO3- और 2Cl- में बदलता है। ये किस तरह का उदाहरण है? अगर आप देखेंगे ClO- कन्वर्ट हो रहा है ClO3- में और साथ में Cl- में। यहाँ अगर आप क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे
x -2 बराबर -1, तो यहाँ क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन होता है तो उस रिएक्शन को आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन और एक ही तत्व का रिडक्शन हो तो उस अभिक्रिया को विषमानुपातिक अभिक्रिया कहा जाता है। इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। इनमें से कौन सा अम्ल है? ये तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बेस है, बोरॉन हाइड्राइड एक्चुअल में ये बोरिक एसिड है, अभी अभी बताया था ये बोरिक एसिड है, और बोरिक एसिड H3BO3 है, और आप सबको पता है बोरिक एसिड क्या होता है? एसिड होता है। इनमें से किसका अस्तित्व नहीं हो सकता? बोरॉन की कोवैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं मिलता? रिक्त डी कक्षक नहीं मिलता। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण इन सब की कोवैलेंसी 4 से ज्यादा हो सकती है। इनमें से किसकी संरचना चतुष्फलकीय नहीं है? अमोनियम आयन चतुष्फलकीय है, CH4 चतुष्फलकीय है, BH4- चतुष्फलकीय है, SF4 चतुष्फलकीय नहीं है। कैसे? सल्फर की बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और आपने 4 फ्लोरीन के साथ जोड़ दिया, 4 सिग्मा बंध, 1 लॉन पेयर, टोटल 5। स्टेरिक नंबर जब 5 आता है तो संकरण कौन सा होता है? sp3d। याद आ जाना चाहिए, sp3d जो संकरण है उनकी 4 तरह की शेप हो सकती है। PCl5 के अंदर तो शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। याद करेंगे जो हमारा SF4 है इसके अंदर जो शेप होती है वो सीसा शेप होती है, कई बार पूछा जा चुका सीसा। आया ध्यान? इसकी शेप इस तरह से होती है, बनाते ही याद आने लग जाएगा ऐसे। आगे ध्यान। ये कहता है एल्युमिनियम और गैलियम, इसकी साइज आपस में बराबर है। बोरॉन परिवार की बात कर रहा है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। होता क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़नी चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम और गैलियम की साइज बराबर होती है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 और गैलियम का परमाणु क्रमांक 31। गैलियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन खींचोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 18, 4s2, 20, 3d10, 30 और 4p1, 31। अब क्या होता है कि गैलियम के अंदर अधिकांश इलेक्ट्रॉन डी में है और डी का परिरक्षण प्रभाव कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी वो कोई नाभिक के चारों ओर कोई बहुत अच्छी सील्ड नहीं चढ़ा पाता। उस चक्कर में नाभिक क्या करता है, 4s और 4p के इलेक्ट्रॉनों को इतना ज़्यादा खींचने लग जाता है कि इसकी साइज एल्युमिनियम और गैलियम के बराबर हो जाती है। तो गैलियम जो है उसकी साइज लगभग एल्युमिनियम के बराबर इसीलिए है क्योंकि जो इसके अंदर जो अधिकांश इलेक्ट्रॉन है वो डी कक्षक में है, और यहाँ डी कक्षक का जो परिरक्षण प्रभाव है वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है। वो नाभिक के चारों ओर कोई बहुत अच्छा आवरण नहीं चढ़ा पाते। परिणाम स्वरूप क्या होता है, नाभिक इलेक्ट्रॉनों को खींचता है और साइज लगभग बराबर रहती है। ये कह रहा है नाइट्रोजन तो N2 बना लेता है, लेकिन फास्फोरस P2 नहीं बनाकर वो P4 बनाना पसंद करता है। फास्फोरस आपको पता है प्रकृति में P4 फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे एक्चुअल में अगर आप P2 बनाने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर आपको पाई बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और इसके अंदर पाई बॉन्ड जो बनते हैं, फास्फोरस परमाणु के मध्य त्रिबंध उपस्थित है नहीं, इसके अंदर जो पाई बॉन्ड बनेगा पी बॉन्ड, वो कैसा बनता है, वीक बनता है। उसका कारण क्या है, अभी अभी मैंने कहा ओवरलैपिंग इस बात पे डिपेंड करती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनकी साइज कैसी है। नाइट्रोजन के अंदर 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, पाई बॉन्ड थोड़े से मजबूत बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ओवरलैपिंग 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर ओवरलैपिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसीलिए पाई बॉन्ड मजबूत नहीं बन पाता। बंद कौन पूछा जा रहा है, अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन और स्टेबीन।
याद आना चाहिए बंद कोण समानुपाती केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो बंद कोण है वो इसके अंदर अमोनिया में मिलेगा, और अमोनिया से कम बंद कोण किस में मिलेगा? फास्फीन में। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? पहला। समझ में आ गया होगा, क्योंकि बंद कोण समानुपाती होता है केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता के। SO2 का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो क्यों होता है? रिडक्शन के कारण, जबकि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ऐसा यौगिक कौन सा है जिसमें क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है? अगर आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर बनाएं तो ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर ये है। क्लोरीन से ज़्यादा विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की है, इस समय क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो दोनों क्लोरीन होते हैं उन पर ऑक्सीडेशन नंबर एक जैसा नहीं, अलग अलग मिलता है। इनमें से गुणों का सही क्रम है, विद्युत ऋणता फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, सही है। ऑक्सीकारक क्षमता F2Cl2 Br2 सही है। ये बॉन्ड एनर्जी सही नहीं है, अभी अभी बता चुका, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl2 की, फिर Br2 की, ये F2 तो तीसरे नंबर पे आता है। अक्रिय गैसों के मध्य आपको पता है वान डेर वाल बल पाया जाता है, और वान डेर वाल बलों में भी विशेष बात करें तो लंदन बल होता है। ये वान डेर वाल बल का प्रकार ही है। जब वान डेर वाल बल और लंदन बल दोनों हो तो आंसर लंदन बल करते हैं। अगर आप जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन करते हैं, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन करने पर क्या बनता है? जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन करने पर क्या बनता है? मुझे ये पता है कि जीनॉन ट्राईऑक्साइड तो बन नहीं सकता, ये थोड़ा सा आप इक्वेशन देख लेना, वैसे मैंने करा रखी है सारी इक्वेशन कि जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो हाँ, आंशिक जल अपघटन में क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आएगा और 2 फ्लोरीन बाहर जाएंगे। आगे ध्यान, जीनॉन ऑक्सा डाइफ्लोराइड और HF बनेगा। आगे समझ, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ अमोनिया है और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये थोड़ा सा करेक्शन होगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में इस साल पूछा गया था, आपसे ये पूछा था कि नाइट्रोजन का ये बताना था कि किसमें नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ आपको पता है 3 हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर +3, तो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन पर कितना आएगा? -3। यहाँ आपको पता है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो 3 नाइट्रोजन पर -1, यहाँ हर नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -1/3 आएगा। ये आपका हाइड्रोजीन है, NH2NH2 ये स्ट्रक्चर है। खूब समझा तो चुका हूँ ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह निकालना। टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको ये कर सकती है कि जो हमारी गलतियाँ हैं वो पकड़ में आ जाएं। +1 इसके कारण कोई चार्ज आएगा नहीं, यहाँ नाइट्रोजन पर -2। हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH नाइट्रोजन से ऑक्सीजन खींचेगा तो +1, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से खींचेगा +1 -1 +1 -1, ये कैंसिल हुआ तो इस नाइट्रोजन पे -1, तो आंसर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि -1/3 सबसे बड़ा होता है इन सब में। इस साल आया था ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में। फर्स्ट ग्रेड में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 होती है, सही है। फास्फोरस की कोवैलेंसी 6 होती है, सही है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता फास्फोरस से अधिक होती है, बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता घटती है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि सही व्याख्या तो यह है कि इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आया होगा। एक मिनट बेटा, हाँ ठीक है ठीक है। ऑटो से आ जाना ना, ऑटो से आ जाना, ठीक है हाँ।
समझ में आ गया होगा सभी को। बेटा विपिन, जीनॉन बेटा आंशिक जल अपघटन है, पूर्ण जल अपघटन नहीं है बेटा। ये रहा जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन है बेटा, पूर्ण जल अपघटन थोड़ी है। आंशिक जल अपघटन में अपन को पता है एक ऑक्सीजन जाएगा, 2 HF बाहर निकल जाएंगे। और चेक कर लेना एक बार, मेरे हिसाब से आंसर यही है ना, जीनॉन टेट्राफ्लोराइड का आंशिक जल अपघटन।